नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कपिल सिब्बल ने महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर के फैसले को एक बहुत पहले लिखा गया नाटक बताया है। एक्स पर एक सोशल मीडिया पोस्ट में सिब्बल ने स्पीकर के फैसले को बिना किसी सहारे के खेला जा रहा है एक तमाशा बताया। उन्होंने कहा कि स्पीकर का ये कहना कि शिंदे गुट असली सेना है, नाटक की पटकथा बहुत पहले लिखी गई थी। हम बिना किसी सहारे के इस नाटक को होते हुए देख रहे हैं। ये इस लोकतंत्र की जननी की त्रासदी है। बता दें, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने बुधवार को फैसला सुनाया कि शिंदे का गुट ही असली शिवसेना है और किसी भी गुट के विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग को खारिज कर दिया। महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने बुधवार को शिंदे बनाम उद्धव ठाकरे गुट में जारी विवाद पर फैसला सुनाते हुए कहा है कि शिंदे गुट ही असली शिवसेना होगी। जिसके बाद ठाकरे ने कहा, इस देश में लोकतंत्र रहेगा कि नहीं। इनका मानना है कि नहीं रहेगा। अब ये सुप्रीम कोर्ट के साथ भी वही कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ये दल बदल कानून को मजबूत करने का अवसर था, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। ठाकरे ने कहा वो जनता को साथ लेकर अपनी लड़ाई लड़ेंगे। ठाकरे गुट ने यह भी कहा कि वो स्पीकर के ताजा फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। कांग्रेस के द्वारा राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में जाने के फैसले ने चर्चा गर्म कर दी है। इस बीच विश्व हिंदू परिषद ने कहा है कि कांग्रेस मूल हिंदू समर्थन यानी कोर हिंदू सपोर्ट खो देगी। बता दें, विपक्षी दलों का कहना है कि बीजेपी और आरएसएस राजनीतिक लाभ के लिए मंदिर समारोह का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके जवाब में बीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा है कि बस एक ऐसी स्थिति की कल्पना करें कि पूरे इंडिया गठबंधन ने हिस्सा ले लिया होता, फिर क्या होता। उन्होंने कहा, अगर वो बहिष्कार करते हैं तो लोग अपने निष्कर्ष निकाल सकते हैं। उन्होंने कहा कि मंदिर के उद्घाटन के लिए विपक्षी दलों के नेताओं को आमंत्रित करने को लेकर हम भी दुविधा में थे कि अखिलेश यादव या कांग्रेस को आमंत्रित किया जाए या नहीं किया जाए। उन्होंने हमेशा हिंदू हितों और राम मंदिर निर्माण के खिलाफ काम किया है। कार सेवकों पर गोली चलाने के लिए मुलायम सिंह जिम्मेदार थे और फिर हमने फैसला किया कि जिस पीढ़ी ने ये सब किया वो चली गई। मुलायम, नरसिम्हा राव, राजीव गांधी, मंदिर हम सब का है। आइए हम एक नई शुरुआत करें। लेकिन अगर वो नहीं आना चाहते हैं तो लोगों के लिए ये मानना खुला है कि वो अपने अल्पसंख्यक वोटों के लिए ऐसा कर रहे हैं। इसलिए ये उनके व्यवहार से दिखता है कि उन्होंने कोर हिंदू समर्थन खो दिया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पार्टी के राम मंदिर के आयोजन में शामिल न होने के फैसले पर कहा है कि कांग्रेस सनातन विरोधी है और सीजनल हिंदू है। उन्होंने कहा कि जब उन्हें लगता है कि वोट हासिल करने की जरूरत है तो ये लोग सॉफ्ट हिंदू बनने की कोशिश करते हैं। जवाहरलाल नेहरू से लेकर अब तक कोई भी अयोध्या नहीं गया। राम मंदिर मामले को कोर्ट में लटकाने का काम कांग्रेस पार्टी ने ही किया था, इसलिए अब उनमें अयोध्या जाने की नैतिक ताकत नहीं है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा है कि बीजेपी और संघ लोगों को पहले हिंदू मुसलमान के नाम पर बांटते थे, आज भगवान राम के नाम पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा, बांटने के अलावा इनके पास कोई और काम नहीं है। उन्होंने कहा कि आप शंकराचार्य जी और संप्रदाय के लोगों के बीच खाई पैदा कर रहे हैं। अंग्रेजों की जो फूट डालो राज करो की नीति थी वो आज बीजेपी, संघ और विश्व हिंदू परिषद चला रहे हैं। उन्होंने कहा, हम धर्म को राजनीतिक रूप से इस्तेमाल करने के पूरी तरह खिलाफ हैं। भगवान राम हम सबके हैं और यह आस्था का प्रश्न है। राजनीति में विचारों की लड़ाई होती है, संविधान को बचाने की होती है। एक और जहां भारत में राम मंदिर की हवा चल रही है तो दूसरी ओर पीएम मोदी अबू धाबी में हिंदू मंदिर का उद्घाटन करने जा रहे हैं। भारत में संयुक्त अरब अमीरात के राजदूत अब्दुल नासिर अल शाली ने कहा है कि अगले महीने अबू धाबी में बीएपीएस हिंदू मंदिर का उद्घाटन सहिष्णुता और स्वीकृति का जश्न मनाने का दिन होगा। 14 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी इस मंदिर का उद्घाटन करेंगे। अली शाली ने पीटीआई से बात करते हुए कहा, हम 14 फरवरी को होने वाले उद्घाटन का इंतजार कर रहे हैं। ये एक अभूतपूर्व दिन होगा। बता दें, लोकसभा चुनाव 2024 से पहले ये सभी मुद्दे मायने रखते हैं। कांग्रेस नेता थरूर पहले ही कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री मोदी 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर और 14 फरवरी को अबू धाबी में हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे आशा है कि इसके तुरंत बाद चुनाव होंगे। मणिपुर में हिंसा की घटनाएं अब भी देखने को मिल रही हैं। बुधवार को मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में फिर से हिंसा भड़क उठी। इलाके में गोलीबारी की एक घटना सामने आई है। पुलिस ने बताया कि गोलीबारी की घटना के बाद मणिपुर के कुम्मी विधानसभा इलाके में 4 लोग लापता हैं।
लोकसभा चुनावों के लिए उत्तर प्रदेश में सीटों के बंटवारे पर चर्चा के लिए मंगलवार को कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच बैठक हुई। द इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए एक सपा नेता ने कहा कि पार्टी जीतने योग्य उम्मीदवारों को जगह देगी। नेता ने कहा कि बैठक में ये निर्णय लिया गया कि पार्टियों को अपने संभावित उम्मीदवारों के नाम के साथ उन सीटों की सूची पेश करनी चाहिए जिन पर उन्हें जीत हासिल करने की संभावना है। एक अन्य सपा नेता ने कहा, इसके बाद ये आकलन किया जाएगा कि संबंधित निर्वाचन क्षेत्र की सामाजिक और डेमोग्राफिक स्थितियों के अनुसार किस पार्टी का उम्मीदवार सही होगा। नेता ने आगे बताया, अगर किसी सीट पर ओबीसी की अच्छी खासी आबादी है तो हम देखेंगे कि किस पार्टी के पास अधिक लोकप्रिय ओबीसी उम्मीदवार है। मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार बनने के बाद से लाडली बहना योजना पर छाया कुहासा बुधवार को छट गया। मोहन यादव सरकार ने 10 जनवरी को लाडली बहनों को किस्त का भुगतान कर दिया, लेकिन भुगतान के दौरान 1.5 लाख से ज्यादा लाडली बहनें घट गईं। फिर बहनों की संख्या घटने पर बवाल मच गया। बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सिंगल क्लिक पर 1.29 करोड़ लाडली बहनों के खातों में 1576.61 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। राशि ट्रांसफर करते हुए बवाल शुरू हो गया। नई सरकार में 1.57 लाख लाडली बहनें घट गई हैं। मालूम हो कि दिसंबर 2023 में 1,30,84,756 हितग्राही थीं। जनवरी में घटकर 1,29,26,835 रह गईं। राजस्थान में सरकार बनाने के करीब एक महीने बाद करणपुर विधानसभा सीट पर हुए चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार सुरेंद्र पाल सिंह की हार पार्टी के लिए एक झटका है। हालांकि राज्य में भाजपा की जीत के तुरंत बाद भाजपा ने सिंह को मंत्रिपरिषद में भी शामिल किया था, लेकिन फिर भी जीत नहीं मिली। मतदाताओं को अपनी डबल इंजन सरकार की ताकत के बारे में समझाने में विफल रहने के बाद भाजपा करणपुर में अपनी हार के लिए जिम्मेदार कारणों का विश्लेषण करने के लिए तैयार है। पार्टी ने सीट जीतने को प्रतिष्ठा का मुद्दा बना लिया था, लेकिन केंद्रीय मंत्रियों और केंद्र के वरिष्ठ नेताओं के चुनाव प्रचार में भाग लेने के बावजूद वो उसे जीतने में विफल रही। मंत्री के रूप में सुरेंद्र सिंह की नियुक्ति और उसके बाद उन्हें पोर्टफोलियो आवंटन से पता चलता है कि भाजपा उनकी जीत और लोगों के फैसले के बारे में अति आत्मविश्वास में आ गई थी। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और सांसद फारूक अब्दुल्ला को गुरुवार को समन किया। समाचार एजेंसी पीटीआई ने ये जानकारी आधिकारिक सूत्रों के हवाले से दी है। 86 वर्षीय जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम को जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में कथित अनियमितताओं की जांच के मामले में तलब किया गया है। साल 2022 में उन्हें ईडी ने इस केस की चार्जशीट में नामजद किया था। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री नवाब मलिक की मनी लॉन्ड्रिंग केस में अंतरिम जमानत की अवधि एक बार फिर बढ़ा दी है। इस मामले की सुनवाई के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसबी राजू ने ईडी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जमानत की अवधि बढ़ाए जाने की नवाब मलिक की याचिका पर उन्हें कोई ऐतराज नहीं है। इसके बाद जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल की बेंच ने गुरुवार को नवाब मलिक की मेडिकल बेल की अवधि 6 महीने के लिए बढ़ाने का फैसला सुना दिया। भारत और मालदीव के बीच तनाव थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब मालदीव के विपक्षी नेता और मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष फैयाज इस्माइल ने सरकार से कड़ा रुख अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि सरकार को इस पर कड़ा रुख अपनाना चाहिए, क्योंकि ये सरकार से सरकार तक जाता है। उन्होंने कहा, अब सोशल मीडिया के आसान पहुंच के कारण ये बहुत सारे भारतीयों और बहुत सारे मालदीवियों तक पहुंच गया है और जैसे तैसे तर्क आगे बढ़ते हैं, दोनों पक्षों में बहुत सारे अपमान होते रहे। इसलिए सरकार को ये दिखाने की जरूरत है कि उसकी ओर से कोई इरादा नहीं था। ये केवल इन लोगों की अलग अलग व्यक्तिगत राय थी जिन्हें दुर्भाग्य से सरकार में पद दिए गए थे। इसलिए इसे भारतीयों, मालदीव और पूरी दुनिया को स्पष्ट रूप से दिखाने की जरूरत है। भारत और मालदीव के बीच तनाव चल रहा है। इस बीच मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू चीन के दौरे पर हैं। इस दौरे में उन्होंने शी जिनपिंग के साथ बैठक की और इसके बाद दोनों देशों ने पर्यटन सहयोग सहित 20 प्रमुख समझौतों पर हस्ताक्षर कर दिए। दोनों देशों ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को और व्यापक करने की घोषणा की। इस बैठक को लेकर मुइज्जू ने कहा, वो चीन में अपने पहले आधिकारिक दौरे को लेकर सम्मानित महसूस कर रहे हैं और उन्हें खुशी है कि वो चीन के लिए इस साल के पहले विदेशी राजनीतिक मेहमान हैं। जिन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं उसमें टूरिज्म कोऑपरेशन, ब्लू इकोनॉमी, आपदा प्रबंधन, डिजिटल अर्थव्यवस्था में निवेश को मजबूत करना शामिल है। इसके अलावा समझौतों में चीन के बेल्ट एंड रोड पहल के जरिए निर्माण के कामों में तेजी लाना, कुशी दिगारू फालू पर आवास परियोजना, फिशरी के उत्पादों के कारखाने बनाना, माले और विलीमाले में सड़क विकास परियोजनाओं का पुनः विकास करना भी शामिल है।
न्यूयॉर्क की एक अदालत ने जो बाइडेन प्रशासन को भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता के वकीलों द्वारा दायर एक प्रस्ताव का जवाब देने का आदेश दिया है, जिसमें खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू को मारने की कथित साजिश में उसके खिलाफ आरोपों से संबंधित सबूत की मांग की गई है। हालांकि अमेरिकी सरकार ने कोर्ट में इस पर आपत्ति जताई है और कहा कि अदालत में निखिल गुप्ता को पेश किए जाने के बाद ही यूएस सरकार कोई सबूत और जानकारी निखिल गुप्ता के वकील को देगी। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।